नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th की न्यू एनसीईआरटी बुक गंगा के पाठ 5 आखिरी चट्टान तक। ठीक है, सबसे पहले हम इस पाठ की समरी को जानेंगे, फिर इसके प्रश्न उत्तरों को बड़े ही आसान शब्दों में लिखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पाठ की समरी इस तरह से है। यह यात्रा वृत्तांत प्रसिद्ध लेखक मोहन राकेश द्वारा लिखा गया है। इसमें लेखक ने कन्याकुमारी की अपनी यात्रा का अत्यंत सुंदर और जीवंत वर्णन किया है। कन्याकुमारी वह स्थान है जहां अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी का संगम होता है। लेखक समुद्र की विशालता, सूर्यास्त और सूर्योदय के अद्भुत दृश्यों को देखकर भाव विभोर हो जाते हैं। लेखक पहले समुद्र के बीच स्थित चट्टानों के पास खड़ा होकर प्रकृति का अपार शक्ति को महसूस करता है। समुद्र की ऊंची लहरें और दूर तक फैला जल उसे इतना आकर्षित करता है कि वह कुछ समय के लिए स्वयं को भूल जाता है। बाद में वह सूर्यास्त देखने के लिए सैंड हिल नामक टीले की ओर जाता है। वहां भी उसे पूरा दृश्य स्पष्ट दिखाई नहीं देता, इसलिए वह लगातार आगे बढ़ता रहता है। कई कठिनाइयों के बाद वह ऐसे स्थान पर पहुंचता है जहां से सूर्यास्त का पूरा दृश्य दिखाई देता है। डूबते सूर्य, बदलते रंगों और समुद्र के लहरों का दृश्य लेखक के मन पर गहरा प्रभाव डालता है। वापसी के समय अंधेरा और समुद्र का पानी लेखक में डर पैदा करता है, फिर भी वह साहस बनाए रखता है। अगले दिन लेखक विवेकानंद चट्टान पर जाता है, जहां स्थानीय युवकों से बातचीत में उसे वहां की बेरोजगारी की समस्या के बारे में पता चलता है। इस प्रकार यात्रा वृत्तांत में प्रकृति सौंदर्य के साथ साथ सामाजिक जीवन की झलक भी मिलती है। पूरा पाठ प्रकृति, रोमांच, आत्मानुभूति और जीवन की सच्चाइयों का सुंदर समन्वय प्रस्तुत करता है। तो ये थे आपके पाठ का छोटा सा सारांश। अब चलिए इसके प्रश्न उत्तर को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, रचना से संवाद। लेखक ने सूर्यास्त का मनोहारी दृश्य कहाँ से देखा? इसका उत्तर है ऑप्शन ख, अरब सागर की ओर के ऊंचे टीले से। इसका तर्क हो जाएगा, लेखक सैंड हिल से आगे बढ़कर ऊंचे टीले पर पहुंचा, जहां से उसे सूर्यास्त का पूरा दृश्य दिखाई दिया। ठीक है। दूसरा है, मैं कुछ देर भूला रहा कि मैं ही हूँ। यह कथन लेखक के किस मनस्थिति को दर्शाता है? तो यह कथन लेखक के विस्मित हो जाने की मनस्थिति को दर्शाता है। ठीक है, सही उत्तर है ऑप्शन ख, विस्मित हो जाना, मतलब कि आश्चर्यचकित हो जाना। तर्क किसका है? प्रकृति की विशालता और सौंदर्य देखकर लेखक पूरी तरह मंत्रमुग्ध हो गया था। तीसरा है, सिर्फ मैंने उस चोटी को पहली बार सर किया हो। यह कथन में कौन सा भाव व्यक्त होता है? तो इस कथन से संतुष्टि का भाव प्रकट होता है, तो इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन घ, संतुष्टि। इसका तर्क हो जाएगा, कठिन प्रयास के बाद सुंदर दृश्य देखने पर लेखक को उपलब्धि और संतोष का अनुभव हुआ। चौथा है, शक्ति का विस्तार की शक्ति। वाक्य में वर्णन है, तो इस वाक्य में सागर की विशालता का वर्णन किया गया है। सही उत्तर है ऑप्शन ख, सागर की व्यापकता। इसका तर्क हो जाएगा, इस पंक्ति में समुद्र की विशालता और उसकी शक्ति का वर्णन किया गया है। पांचवा है, लेखक की कन्याकुमारी की यात्रा का वर्णन पढ़कर कहा जा सकता है कि? उत्तर है ऑप्शन ख, यह यात्रा को जीवंत अनुभूतियों से जोड़ता है। इसका तर्क हो जाएगा, लेखक ने अपनी भावनाओं और अनुभवों को बहुत जीवंत ढंग से प्रस्तुत किया है। अगला प्रश्न है, मेरी समझ मेरे विचार। ठीक है, पहला प्रश्न है, लेखक सैंड हिल से आगे दूसरे टीले की ओर क्यों बढ़ा? उत्तर हो जाएगा, उत्तर लिखेंगे, लेखक सैंड हिल से सूर्यास्त का पूरा दृश्य नहीं देख पा रहा था, क्योंकि सामने एक और ऊंचा टीला दृश्य को ढक रहा था। वह सूर्यास्त को पूरे विस्तार के साथ देखना चाहता था, इसलिए वह लगातार आगे बढ़ता गया। दूसरा प्रश्न है, लेखक ने कन्याकुमारी के स्थानीय लोगों के विषय में क्या बताया? उत्तर लिखेंगे, लेखक ने बताया कि कन्याकुमारी में कई शिक्षित युवक बेरोजगार थे। वे छोटे मोटे काम करके जीवन बिताते थे, जैसे फोटो एल्बम बेचना या सीपियां इकट्ठा करना। वे दार्शनिक विषयों पर चर्चा भी करते थे। तीसरा प्रश्न है,
अपने प्रयत्न की सार्थकता से संतुष्ट होकर मैं टीले पर बैठ गया। इस पंक्ति में प्रयत्न की सार्थकता से क्या अभिप्राय है? उत्तर लिखेंगे। इसका अर्थ है कि लेखक ने कई कठिनाइयों और थकान के बाद अंततः ऐसा स्थान खोज लिया जहां से सूर्यास्त का अद्भुत दृश्य स्पष्ट दिखाई दे रहा था। अपने प्रयास की सफलता से वह संतुष्ट था। चौथा प्रश्न है, यात्रा वृत्तांत में आए उन दृश्यों के विषय में लिखिए जिनका अनुभव लेखक के लिए बिल्कुल नया था। उत्तर लिखेंगे। लेखक के लिए समुद्र के बीच स्थित चट्टानें, सूर्यास्त के समय बदलते रंग, विभिन्न रंगों वाली रेत, समुद्र की ऊंची लहरें तथा विवेकानंद चट्टान का दृश्य बिल्कुल नया और अद्भुत अनुभव था। पांचवा प्रश्न है, यात्रा वृत्तांत से ऐसे 2 अंश लिखिए जिससे लेखक की मानसिक दृढ़ता और हार न मानने की प्रवृत्ति का पता चलता है। उत्तर लिखेंगे। लेखक लगातार एक टीले से दूसरे टीले तक चलता रहा ताकि सूर्यास्त का पूरा दृश्य देख सके। अंधेरा और समुद्र का बढ़ता पानी देखकर भी लेखक ने साहस नहीं छोड़ा और सुरक्षित रास्ता खोजकर वहां से लौट आया। अगला प्रश्न है, विद्या से संवाद। यात्रा का वृत्तांत। मोहन राकेश का आखिरी चट्टान तक यात्रा वृत्तांत केवल स्थान चित्रण नहीं बल्कि इसमें प्रकृति का सजीव रूपांकन, मानव जीवन और समाज की झलक तथा आत्मानुभूति का गहरा समन्वय मिलता है। नीचे यात्रा वृत्तांत के प्रमुख तत्वों, विशेषताओं को कुछ प्रमुख बिंदुओं के माध्यम से दर्शाया गया है। उन्हें पढ़कर यात्रा वृत्तांत की रचना प्रक्रिया को समझने का प्रयास कीजिए। अपनी किसी यात्रा को इन बिंदुओं के माध्यम से दर्शाइए। तो आप किसी भी यात्रा को इन बिंदुओं से दर्शा सकते हैं। तो यात्रा वृत्तांत के प्रमुख तत्व है दृश्य वर्णन। इस यात्रा वृत्तांत में समुद्र, चट्टानों, लहरों, आकाश और रंग बिरंगी रेत का अत्यंत सुंदर और सजीव चित्रण किया गया है। लेखक ने प्रकृति के दृश्यों को इस प्रकार प्रस्तुत किया है कि पाठक स्वयं को उस स्थान पर उपस्थित महसूस करता है। दूसरा है आत्मानुभूति व भावनाएं। लेखक ने यात्रा के दौरान विस्मय, रोमांच, भय और आत्मसंवेदना जैसी भावनाओं का अनुभव किया। समुद्र की विशालता देखकर उसे अपने छोटे अस्तित्व का एहसास हुआ। वह प्रकृति से गहरा जुड़ाव महसूस करने लगा। तीसरा है सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य। यात्रा वृत्तांत में विवेकानंद चट्टान, स्थानीय लोगों के जीवन, शिक्षित बेरोजगार युवकों तथा धार्मिक परंपराओं का वर्णन मिलता है। कन्याकुमारी मंदिर और सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा वहां की विशेषताओं को दर्शाती है। चौथा है जीवन दर्शन। शक्ति का विस्तार, विस्तार की शक्ति जैसे वाक्यों के माध्यम से लेखक ने प्रकृति की विशालता और जीवन के गहरे अनुभवों को व्यक्त किया है। डूबते सूर्य और बदलते रंगों के माध्यम से जीवन की क्षण भंगुरता और उदासी का भी चित्रण किया गया है। छठा है शैलीगत विशेषताएं। लेखक की भाषा सरल, प्रवाहपूर्ण और चित्रात्मक है। उन्होंने उपमा, रूपक और प्रतीकों का सुंदर प्रयोग किया है। रंगों और प्राकृतिक दृश्यों का भावनात्मक प्रयोग पाठ को अधिक प्रभावशाली बनाता है। छठा है रोमांच व संघर्ष। समुद्र की ऊंची लहरों, अंधेरे में रास्ता भटकने के भय तथा सुरक्षित लौटने की चिंता ने यात्रा को रोमांचक बना दिया। कठिन परिस्थितियों में भी लेखक ने साहस और धैर्य बनाए रखा। अगला प्रश्न है मेरे देश की धरती। कन्याकुमारी भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित एक तटीय शहर है। इसके प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण पाठ में हुआ है। पहला प्रश्न है भारत की समुद्री तट पर स्थित अन्य राज्यों के नाम तथा उनकी अवस्थिति को भारत के मानचित्र पर चिन्हित कीजिए। तो भारत के समुद्री तट पर स्थित प्रमुख राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। दूसरा है यात्रा करना सभी को अच्छा लगता है। आपके मन में भी कुछ जगहों को देखने की इच्छा अवश्य होगी। अपनी पसंद के उन जगहों की सूची नीचे दिए शीर्षकों के अनुसार बताइए। तो आप इस तरह से लिखेंगे पर्यटन स्थल, जहाँ भी आप गए हो वहाँ का लिखेंगे। मनाली, गोवा, जयपुर, ये कौन से स्टेट में है आपने वो लिखना है। तो राज्य मनाली हो गया, हिमाचल प्रदेश में। क्षेत्र कौन सा है? पर्वतीय क्षेत्र है। वहाँ की जलवायु कैसी होती है? ठंडी होती है। अगला है गोवा। गोवा का ये है समुद्री क्षेत्र और जलवायु इसकी मध्यम होती है। नेक्स्ट है जयपुर। जयपुर राजस्थान में है और यहाँ का क्षेत्र मैदानी है और यहाँ की जलवायु गर्म है। ठीक है।
तीसरा प्रश्न है, कन्याकुमारी की भौगोलिक स्थिति, परिवेश, महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल एवं जनजीवन का वर्णन करते हुए बताइए कि वहाँ की स्थिति आपके राज्य अथवा शहर गांव से किस प्रकार भिन्न है। उत्तर लिखेंगे, कन्याकुमारी एक समुद्री तटीय क्षेत्र है जहाँ चारों ओर समुद्र का सुंदर दृश्य दिखाई देता है। वहाँ का मौसम नम और मध्यम रहता है, जबकि मेरे गांव शहर का वातावरण अलग है। कन्याकुमारी में सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों का सुंदर दृश्य देखने को मिलता है। चौथा प्रश्न है, इस यात्रा वृत्तांत में कन्याकुमारी में स्थित चट्टान को आखिरी चट्टान कहा गया है। पुस्तकालय या फिर अन्य स्रोतों तथा समाज विज्ञान के अपने शिक्षक से बातचीत करके पता लगाइए कि वर्तमान समय में भारत का अंतिम छोर दक्षिणतम बिंदु किसे माना जाता है। उस स्थान के विषय में लिखिए। तो वर्तमान समय में भारत का अंतिम दक्षिणी छोर इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट को माना जाता है। उत्तर लिखेंगे, वर्तमान समय में भारत का अंतिम दक्षिणी छोर इंदिरा पॉइंट को माना जाता है। यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। पांचवा प्रश्न है, इंटरनेट या अन्य किसी माध्यमों से पता लगाइए कि आखिरी चट्टान में वर्णित कन्याकुमारी के विवेकानंद स्मारक चट्टान के स्वरूप में किस प्रकार का विस्तार हुआ है। उत्तर लिखेंगे, आज विवेकानंद स्मारक चट्टान के पास तिरुवल्लुवर की प्रतिमा स्थापित की गई है। यह विशाल प्रतिमा तमिल कवि तिरुवल्लुवर की स्मृति में बनाई गई है और कन्याकुमारी का प्रमुख पर्यटन आकर्षण बन चुकी है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे आपके संपूर्ण पाठ के प्रश्नोत्तर। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।